Good morning, students. We were studying the lecture, the topic life process of your biology subject. In this chapter, we were studying the autotrophic mode of nutrition, in which we were studying the process of photosynthesis, which occurs in green plants. हमने पिछले लेक्चर में फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट स्टेप्स की बात की थी, जिसके थ्रू क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसमें मैंने बताया था पहला स्टेप जो होता है जिसमें क्लोरोफिल क्या करते हैं, वो सनलाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट की जो सोलर एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। देन जो सेकंड स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक होता है, जिससे क्या बनता है, हाइड्रोजन का एटम बनता है, ऑक्सीजन का एटम बनता है। देन जो हाइड्रोजन एटम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और ऑक्सीजन एटम से क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस क्रिएट होती है। इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब कहाँ पे होता है, अगर हम प्लांट की बात करें तो कहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो ये मैंने लीफ का एक क्रॉस सेक्शन बनाया है। में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का ये स्ट्रक्चर है, जिसे कहाँ किसमें देखा गया है, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया। जब माइक्रोस्कोप में हमने लीफ का क्रॉस सेक्शन देखा तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला, इसकी डिफरेंट सेल्स देखने को मिली लीफ में, और उस सेल्स में हमें क्या है, कुछ ग्रीन डॉट्स देखने को मिले। ये ग्रीन डॉट्स क्या थे, क्लोरोप्लास्ट थे। ये क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसी क्लोरोफिल में क्या होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और ये जनरली क्लोरोप्लास्ट किसमें पाए जाते हैं, लीफ की सेल्स में पाए जाते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कहाँ होती है, लीव्स में ही परफॉर्म होती है। नाउ हाउ कैन वी डेमोंस्ट्रेट दैट क्लोरोप्लास्ट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? क्या कैसे हम ये पता लगाएंगे कि जो है क्लोरोफिल जो है वो क्या है, किसी भी किसी भी प्लांट के लिए फोटो में होने वाले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या नेसेसरी है, एसेंशियल है, कि क्लोरोप्लास्ट के बिना क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, तो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमें क्या लेना है, मनी प्लांट या फिर हमें क्रोटन, इसका प्लांट लेना है। अब इसी का प्लांट क्यों लेना है, कोई और प्लांट भी तो ले सकते हैं। हमने क्यों कहा कि मनी प्लांट या क्रोटन का प्लांट लेना है हमें डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के एसेंशियल होती है, क्योंकि इनकी जो लीफ होती है वो कैसी होती हैं, वेरीगेटेड होती हैं। आपने मनी प्लांट्स की जो है लीव्स देखी होंगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि कहीं कहीं पे आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा और कहीं पे क्या है, व्हाइट कलर दिखाई देता है। मतलब व्हाइट कलर के उसमें क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं। जहाँ पे व्हाइट कलर के डॉट्स होते हैं वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता है, केवल ग्रीन वाला जो रीजन होता है लीव्स का, वहीं पे क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। पूरी लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है लीफ का, वहाँ पे क्या होता है, लीफ जो है प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब ये शो करने के लिए कि क्लोरोफिल एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये शो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मनी प्लांट या क्रोटन का एक पॉटेड प्लांट ले लेना है, गमले में लगा हुआ क्या ले लेना है, प्लांट ले लेना है, और सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में रखना है, यानी जहाँ पे क्या है, सनलाइट ना हो। सनलाइट नहीं होगी तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगा, स्टार्च नहीं बनेगा। तो भाई प्लांट को एनर्जी तो चाहिए, तो वो अपने पास जो स्टोर्ड स्टार्च है उसको वो यूज़ कर लेगा। तो हमने क्या किया है, डार्क रूम में इसलिए रखा है कि लीफ में, उस प्लांट में जितना भी स्टार्च है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, यूज़ हो जाए। अब क्या करना है, अब हमें उस प्लांट में जब स्टार्च पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तब उस प्लांट को हमें क्या रखना है, दोबारा धूप में रखना है, डे लाइट में रखना है, 3 दिन के लिए डे लाइट में रखना है, ताकि फोटोसिंथेसिस हो, उसमें स्टार्च बने। तो उसको हमें वापस कहाँ रख देना है, धूप में रख देना है, सनलाइट में 2 से 3 दिन के लिए रख देना है।
2 से 3 दिन हो जाए तब उसकी एक पत्ती को हमें क्या करना है, एक लीफ को क्या कर लेना है, प्लग कर लेना है, तोड़ लेना है। और तोड़ के क्या करना है, एक ट्रेसिंग पेपर पे उसको क्या करना है, आउटलाइन कर लेना है। और जहाँ पे भी वाइट वाला है, जहाँ ग्रीन वाला जो पोर्शन है लीफ का, उसको उस पर क्या कर लेना है, ट्रेस कर लेना है। अब ट्रेस करने के बाद उसको हमें क्या करना है, पानी में क्या करना है, सबसे पहले बीकर लेंगे, बीकर में वाटर लेंगे, वाटर में उसको क्या करना है, अच्छे से बॉयल कर लेना है, ताकि उसकी जो सेल्स है वो सब क्या हो जाए, उसकी सेल्स की एक्टिविटी क्या हो जाए, पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, उसमें किसी तरह की प्रोसेस ना हो। देन उसको क्या करना है, अल्कोहल में बॉयल करना है। नेक्स्ट बीकर लेंगे, नेक्स्ट बीकर में क्या लेंगे, अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल लेके उसमें जो है लीफ को क्या करेंगे, डाल देंगे। और डाल देने के बाद उसको क्या करेंगे, हम वाटर बाथ पे, डायरेक्टली हमें गर्म नहीं करना, डायरेक्टली बॉयल करेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। अल्कोहल को कभी भी हम डायरेक्टली बॉयल नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, वाटर बाथ, यानी एक दूसरा बर्तन लेंगे, उसमें पानी लेंगे, पानी के ऊपर क्या रखेंगे, उस बर्तन में क्या रखेंगे, हम अल्कोहल से भरा हुआ बीकर रखेंगे। और देन हम उसको गर्म करेंगे। जब अल्कोहल बॉयल होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, लीफ का जो ग्रीन कलर है वो क्या होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। और इन द एंड क्या होगा, आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि लीफ का कलर क्या हो गया है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया, उसमें ग्रीन कलर नहीं रहा है। यानी हमें क्या करना है, उसके ग्रीन कलर को पूरी तरह से क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। अब जब पूरी तरह से कलरलेस हो जाए, यानी उसमें ग्रीन कलर ना बचे लीफ को, हमें उससे क्या करना है, केयरफुली निकाल लेना है अल्कोहल से। और अल्कोहल से निकालने के बाद उसे क्या करना है, वाटर में उसको क्या करना है, क्लीन करना है, ताकि उस पर अल्कोहल का किसी तरह का ट्रेस ना बचे। तो पूरी तरह से अच्छे से उसको क्लीन कर लेना है लीफ को। देन लीफ को क्लीन करने के बाद उस पर क्या करना है, हमें सुखा लेना है। सुखाने के बाद उसके ऊपर हमें क्या डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। आयोडीन सॉल्यूशन क्या होता है, ये केमिकल होता है जो स्टार्च की प्रेजेंस को शो करने के लिए यूज होता है। अगर किसी चीज़ में स्टार्च प्रेजेंट है और उसमें अगर आयोडीन का सॉल्यूशन डाला जाए तो वो क्या होता है, आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है वो डार्क ब्लू कलर का हो जाता है। तो जैसे ही हमने आयोडीन का सॉल्यूशन लीफ पे डालेंगे, वो जो कलरलेस लीफ थी उस पर डालेंगे, और तो हम देखेंगे कि कुछ पोर्शन क्या होगा, पूरा लीफ में कुछ पोर्शन क्या होगा, डार्क ब्लू कलर का हो गया होगा। अब जो हमने पेपर पे ट्रेस किया था क्लोरोफिल वाले पोर्शन को, उससे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, मैच करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर था, केवल उसी कलर में, उसी पोर्शन में हमें क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन डार्क ब्लू कलर में चेंज हुआ दिखाई देगा। बाकी पोर्शन जो कि वाइट था, वहाँ पे जो है आयोडीन का कलर चेंज नहीं हुआ। तो इससे ये शो होता है कि क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए क्या है, क्लोरोफिल की ज़रूरत है। क्योंकि जब ये हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने क्या देखा, स्टार्च की प्रेजेंस हमने केवल उसी रीजन में देखी जहाँ पे क्या था, क्लोरोफिल प्रेजेंट था। दूसरी जगह हमने जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था, वहाँ पे स्टार्च की प्रेजेंस हमें देखने को नहीं मिली। तो इससे ये प्रूफ होता है कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। I hope you have understood this experiment कि किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि किसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए क्लोरोफिल क्या होता है, एसेंशियल होता है। नाउ क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड है, फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे ऑब्टेन करते हैं,
These are stomata which are present in the on the surface of green leaves. इसमें क्या होता है, टू गार्ड सेल्स होती है, दो सेल्स, ये पोर्स क्या होता है, दो गार्ड सेल्स से क्या होता है, घिरा रहता है। ये गार्ड सेल्स क्या होती है, किडनी शेप होती है, जो किडनी बीन होती है उसके शेप की होती है। जब इनमें क्या होता है, वाटर फिल होता है, तो ये क्या होती हैं, ये इनका साइज इंक्रीज हो जाता है, ये स्वेल कर जाती है, और स्वेल होने के बाद ये थोड़ा एक दूसरे से क्या, इनकी वॉल्स क्या होती है, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो बीच में क्या होता है, ये पोर खुल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और इसी पोर के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है लूप के अंदर। और जब ये बंद हो जाता है, जब ये गार्ड सेल्स अपना वाटर लूज कर देती हैं, तो क्या होती हैं, इनकी वॉल क्या हो जाती है, श्रिंक कर जाती है। और श्रिंक करने के बाद ये जो है स्टोमेटा वो क्या हो जाता है, क्लोज कर जाता है। जब वाटर ये गार्ड सेल से क्या होता है, आपका वाटर लूज हो जाता है, तो क्या होता है, ये जो स्टोमेटा की वॉल्स है ये श्रिंक हो जाती है, और ये स्टोमेटा पोर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जब ये वाटर गेन करती है, तो इनका वॉल क्या होता है, स्वेल करता है, स्वेल करने के कारण स्टोमेटा पोर क्या हो जाता है, खुल जाता है। और खुलने से बाद इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। और फिर क्या होता है, जब गार्ड सेल से क्या होता है, वाटर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, तो ये श्रिंक कर जाते हैं गार्ड सेल, और स्टोमेटा पोर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। नाउ अब कैसे हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है। ये दो एक्सपेरिमेंट, जो पहला एक्सपेरिमेंट था क्लोरोफिल वाला, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम कोई भी प्लांट ले सकते हैं, उस हमें क्या लेना है, दो प्लांट लेने हैं, दो पॉटेड प्लांट हमको लेने हैं। हमको जो है क्या करना है, टू पॉटेड प्लांट हमको क्या करने हैं, ले लेने हैं। दो ले लिए हमने, ठीक है, कोई भी ले लीजिए, कोई इसमें कोई वो नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक प्लांट लेना है, इसमें आप कोई भी प्लांट ले सकते हैं इसको कैरी करने के लिए। कोई भी प्लांट ले सकते हैं, और फिर इसमें भी वही काम करना है हमको। इसको कुछ दिन के लिए हमें क्या करना है, जो है डार्क रूम में रख देना है, ताकि इसमें क्या हो, जो भी स्टार्च प्रेजेंट हो वो क्या हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए। देन इसको हमें क्या रखना है, एक बेल जार में इसको कवर कर देना है। बेल जार से इसको पूरी तरह से क्या कर देना है, दोनों को कवर कर देना है, दोनों को ही कवर कर देना है। बेल जार एक जो है कांच की बनी हुई एक बर्तन होता है, उससे हमें क्या कर देना है, इसको कवर कर देना है। ये मान लो कि हमारा ए था और ये था बी। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो ए वाला है इसमें हमें क्या करना है, एक छोटी सी डिश रखनी है, जिसमें क्या रखा होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्या खासियत होती है, ये क्या करता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस बेल जार में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो क्या करेगा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बी में क्या होगा, बी बेल जार में क्या होगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, बट ए वाले में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होगी। और इसके जो साइड्स हैं इसको हम क्या करेंगे, वैसलीन से पूरी तरह से क्या कर देंगे, एयर टाइट वैसलीन का एक लेयर लगा देंगे, ताकि ये पूरी तरह से क्या हो जाए, एयर टाइट हो जाए, कहीं से भी जो है एयर जो है इस बेल जार में एंटर ना करे।
देन उसको हम क्या करेंगे, सनलाइट में रख देंगे, कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे सनलाइट में। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, निकाल के हम दोनों में से पत्ती निकालेंगे और पत्ती निकालने के बाद, इसको निकालने के बाद हम उसको क्या करेंगे, आयोडीन का टेस्ट करेंगे, यानी उसमें फिर वही वाला फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो हमने बताया था सेम वही काम करेंगे। उनको क्या करेंगे, वाटर में बॉईल करेंगे, देन अल्कोहल में बॉईल करेंगे, देन उसको क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन में डालने के बाद देखेंगे कि किसमें क्या है, स्टार्च का अमाउंट ज़्यादा है या स्टार्च प्रेजेंट है। तो हम क्या पाएंगे कि बी वाले में हमें स्टार्च देखने को मिलेगा, ए वाले में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पे क्या था, पोटेशियम पर हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसलिए यहाँ पे क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं था। बाकी सब चीज थी, क्लोरोफिल था, सनलाइट था, वाटर था, बट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं था। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या हुआ, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई और यहाँ पे हमें स्टार्च देखने को मिला। बट यहाँ पे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुई और यहाँ पे हमें स्टार्च का सॉल्यूशन, स्टार्च जो है देखने को नहीं मिला। I hope you have understood all both of the experiments to show the essential of photosynthesis। कौन कौन सी चीजें जो हैं फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। So this is all about the autotrophic nutrition. Now we will study the heterotrophic nutrition. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो न्यूट्रिशन जिनमें ऑर्गेनिजम्स अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम उस न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं और ये जनरली क्या करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कि पहले हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से होता है, देन हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो दोनों में जो है डिफरेंट तरह से होता है, लेकिन स्टेप्स जो होते हैं न्यूट्रिशन के, जो स्टेप्स होते हैं वो दोनों में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सभी ऑर्गेनिजम्स में जितने भी एनिमल्स हैं जिनमें हेटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, सब में जो न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, पहला है इंजेक्शन, इंजेक्शन, सेकेंड इज डाइजेशन, third is absorption, fourth is assimilation, and last one is egestion. These are the 5 steps involved in the हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जो 5 स्टेप्स होते हैं, जो सभी ऑर्गेनिज्म में जिनमें हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, ये 5 आपको स्टेप्स देखने को मिलते हैं। सो वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीस स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज, जो सबसे पहला स्टेप होता है न्यूट्रिशन का, वो होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन इज ऑब्टेनिंग द फूड, फूड को ऑब्टेन करना, फूड को बॉडी के अंदर पहुंचाना। भाई फूड हम, क्योंकि हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो रहा है, हेटरोट्रॉफिक मोड में क्या होता है, फूड ऑर्गेनिजम्स खुद क्रिएट नहीं करता है, ये क्या करता है, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से
वही प्रोसेस जिसके थ्रू क्या है, ऑर्गेनिज्म बाहर से फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट फूड को ऑब्टेन करता है या बॉडी के अंदर ले जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन प्रोसेस कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, इंजेक्शन हो गया, बॉडी के अंदर पहुंच गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब हम बाहर से जो फूड लेते हैं, जो भी फूड हम लोग ऑब्टेन करते हैं, वो जनरली कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, इसे हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती, हमारी सेल्स इन फूड मटेरियल्स को जो है यूज नहीं कर सकती, या हम कह सकते हैं ये जो फॉर्म होता है, वो फूड जिस फॉर्म में हम लोग इंजेस्ट करते हैं, वो फॉर्म क्या होता है, अनयूजेबल होता है बॉडी के लिए। तो उसको क्या करना होता है, सिंपल फॉर्म में या यूजेबल फॉर्म में हमें क्या करना पड़ता है, बॉडी को कन्वर्ट करना पड़ता है। उसी को प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है जैसे कि स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं, इनको क्या किया जाता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इसे बॉडी क्या कर सके, यूज कर सके। तो वो प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन। अब जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन में होती है। अब क्या होता है, अब वो डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को क्या है, बॉडी की डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाना है। तो बॉडी की डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, उनको क्या करना होगा, उन्हें एब्जॉर्ब करना होगा। तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। अब जो न्यूट्रिएंट्स हमने एब्जॉर्ब कर लिए, उनका यूज क्या करेंगे, डिफरेंट सेल्स डिफरेंट प्रोसेस में इनका क्या करेंगे, यूजेस करेंगे, जैसे कि एनर्जी के लिए, या सेल्स के रिपेयर के लिए, या डिजीजेस से लड़ने के लिए। तो डिफरेंट फंक्शंस के लिए क्या करेंगी, उन न्यूट्रिएंट्स का क्या करेंगी, यूज करेंगी। तो उसी यूज को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच cells use these nutrients into different functions. Different functions के लिए जब cells different nutrients का use करती हैं, तो उस process को हम क्या कहते हैं, assimilation कहते हैं। Now the last step is the digestion process. जब digestion होता है, तो जितना भी food हम intake करते हैं, वो पूरा food क्या होता है, digest नहीं होता है। कुछ food क्या होता है, undigest भी रह जाता है, जो कि क्या होता है, वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, और उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को या अनडाइजेस्टेड फूड को क्या किया जाता है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ द न्यूट्रिशन प्रोसेस व्हिच इज फाउंड इन द हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक में नहीं, हेटरोट्रॉफिक्स में जो है आपको ये सारे स्टेप्स देखने को मिले, जितने भी हेटरोट्रॉफ्स हैं उन सब में ये 5 स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एंड द लास्ट वन इज डाइजेशन। In the next lecture we will study about the nutrition process in the unicellular organism, that is amoeba, and multicellular organism like human beings. Thank you.